हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकें। चलिए वीडियो को बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसका सही उत्तर होगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पारा। चलिए अगला क्वेश्चन, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। चलिए अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, यानी किस धातु में ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो वो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर में सबसे अच्छी ऊष्मा का चालन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि कौन सी धातु ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा लेड और मरकरी। लेड और मरकरी जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताएं। इसका उत्तर, आघातवर्ध जब किसी धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बदल दी जाती है तो उसे आघातवर्ध कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आघातवर्ध किसे कहते हैं। तो जब किसी धातु को पीटकर चादर के रूप में बदल दी जाती है तो उसे आघातवर्ध कहते हैं। और तन्य क्या होता है। तो जब किसी धातु को खींचकर पतली तार के रूप में बदल दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। अगला प्रश्न से पहले एक नोट देख लेते हैं। दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 ग्राम सोना को कितने किलोमीटर तक तार के रूप में बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 किलोमीटर तक, यानी 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक तार के रूप में बदल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। इनमें वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है, यानी कि वायु के संपर्क में जब ये आता है तो इसमें आग लग जाती है। ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है और इसमें हाइड्रोजन गैस जो होता है वो प्रज्वलित हो जाती है, इसीलिए इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। भाप के साथ आयरन का अभिक्रिया। तो आयरन मतलब Fe और भाप मतलब H2O, यानी जल को जब गर्म करते हैं तो वो भाप बनता है और ये दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, FeO4, यानी फेरस ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। अगला है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का अभिक्रिया। तो कैल्शियम प्लस यहाँ जल तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, पोटेशियम प्लस जल तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, A, B, C एवं D 4 धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला जाता है। तो इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है, यानी कि ABCD क्या है। ABCD अलग अलग प्रकार के धातु है। यहाँ पे अलग अलग विलयन दिया गया है। आयरन सल्फेट का विलयन, कॉपर 2 सल्फेट का विलयन, जिंक सल्फेट का विलयन और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है इस सारणी के आधार पर। ठीक है, ये सारणी पहले पूरा देख लेते हैं। जब A धातु को आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको विस्थापित कर देता है। बी धातु को आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो विस्थापन हो जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, अगला
सी धातु को जब आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। कॉपर सल्फेट में भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। जिंक सल्फेट में भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है और सिल्वर नाइट्रेट में भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इसी प्रकार डी धातु को आयरन सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया नहीं होती है। अभिक्रिया इसमें भी नहीं होती है, इसमें भी नहीं होती है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में भी अभिक्रिया नहीं होती है। अब देख लेते हैं इस सारणी के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उन सभी का उत्तर हम इस सारणी के आधार पर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन नीचे दिया गया होगा। इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होगा वो B होगा। चलिए B कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए B जो है वो आयरन सल्फेट के विलयन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो आयरन को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, यानी कि लोहा को जब विस्थापित कर देगा तो लोहा से अधिक अभिक्रियाशील धातु होना चाहिए। तो इसमें जो होगा ऑप्शन सही होगा B, यानी B जो होगा अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा। अगला क्वेश्चन है धातु B के कॉपर 2 सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा? धातु B को अगर कॉपर 2 सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या हो जाएगा? इसमें जो नीला रंग होगा वो गायब हो जाएगा, नीले कलर का कॉपर सल्फेट का विलयन जो होगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अभी हम देखें कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील B होगा, इसके बाद में A होगा और इसके बाद में C होगा और इसके बाद में D होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, यानी कि किसी भी अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? अगला क्वेश्चन है कि आयरन के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्वेश्चन नंबर 4 है अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? अगला इसी में प्रश्न है कि आयरन के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। तो इसका उत्तर कि जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखिएगा, जब भी धातु के साथ अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि अभिक्रियाशील धातुएं जो होती है अम्ल से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और इसका अगला प्रश्न का उत्तर है कि आयरन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट, यानी आयरन सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिंक की आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। तो जब जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है तथा विलयन रंगहीन जिंक सल्फेट बनता है। अभिक्रिया है कि जिंक प्लस आयरन सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बनेगा और क्या होगा? और इसमें लोहा जो होगा यानी कि आयरन जो होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेज नंबर 54 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए एक हम लोग 9th क्लास में मॉडल पढ़े थे जिसमें आई गेस बोर मॉडल था। ठीक है, तो बोर मॉडल में हम लोग पढ़े थे कि सभी तत्व को अलग अलग कक्षा में हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले K वाला कक्षा, इसके बाद L, इसके बाद M, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। L कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो इसमें 8 होगा, इसके बाद 18 होगा, इसके बाद 32 पड़े थे, इसी तरह से और आगे बढ़ते जाता है। तो किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाने के लिए सबसे अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है, इसके बाद 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है?
11 होता है। तो इसमें दो जो होगा वो K वाला कक्षा में चला जाएगा, 8 जो होगा वो L वाला कक्षा में चला जाएगा, और 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम का इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सोडियम का कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर में होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, यानी किसी को दे देगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग Na+ भी लिख सकते हैं, Na+1 लिख सकते हैं या Na+ लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो 12 परमाणु संख्या में 2 इलेक्ट्रॉन अंदर हो जाएगा, यानी K कक्षा में हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन L वाला कक्षा में हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहर बचेगा, वही 2 बिंदु हम इस तरह से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, यानी डोनेट करने वाला, यानी Mg जो होता है वो डोनेट करने वाला होता है, Mg2+ भी हम इसको लिख सकते हैं। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए देखते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, और इसमें परमाणु संख्या 8 होता है, यानी कि 2 जो होगा वो K वाला कक्षा में चला जाएगा, और 6 जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 6 जो बचेगा इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगा, और ये किसी से 2 ले करके और अपना अष्टक को पूरा कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा सोडियम ऑक्साइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड को दर्शाना है। तो सोडियम का बाहरी इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, वो 6 होता है। तो दोस्तों बाहरी इलेक्ट्रॉन बिंदु 1 इसको दे देगा, ये सोडियम इसको दे देगा, तो अष्टक बना लेगा। इस प्रकार से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि सोडियम प्लस एक और सोडियम प्लस, और ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन जो है से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के और एक यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक बना करके अपना यौगिक तैयार कर लेगा। ठीक है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी क्या बना देगा, इस प्रकार से MgO बना देगा। ठीक है, MgO बना देगा, यानी कि Mg जो है यानी मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए 2+ करके इसको लिख सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूरा डिटेल नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, डिटेल अगर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका 2, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च इसीलिए होता है क्योंकि इनके आयनों के बीच मजबूत अंतर आणविक बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 59 से, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न पदों को परिभाषित करना है। खनिज क्या है, तो खनिज क्या होता है दोस्तों, तो धातु के वे तत्व जो भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। ओके, अयस्क क्या होता है, तो वे खनिज जिनमें मृदा या रेत के अलावा धातु के कण पाए जाते हैं, उस धातु के कण को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ओके, गैंग क्या है, तो खनिज अयस्कों में अशुद्धियां को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गैंग क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 धातु के नाम बताएं जो प्राकृतिक रूप में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसका उत्तर होगा सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम जो होता है प्राकृतिक अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। अपचयन मतलब ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देना होता है, इसमें से ऑक्सीजन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, धातु अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 61 से, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया, किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो देखिए यहाँ पे लिए धातु जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो विस्थापन नहीं होगा। अगर मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ विस्थापन हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे
तो विस्थापन नहीं होगा। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो नहीं होगा, और कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, विस्थापन नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, विस्थापन होगा। कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो विस्थापन होगा। अगर कॉपर ऑक्साइड को कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो विस्थापन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो याद रखिएगा आप, सोना और प्लेटिनम ये आसानी से संक्षारित नहीं होती है, क्योंकि यह जो होता है कम अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, और ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मिश्रातु क्या है या मिश्र धातु क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा में कॉपर और टीन होता है, इस्पात में कार्बन और फेरस होता है, यानी कि लोहा होता है, लौ एस का मिश्रण होता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो जो होगा अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे, उसमें अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।